पाकिस्तान अपने जायज पानी के हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अफगान सरजमीन से भारतीय पुष्ट पनाही में होने वाली दहशतगर्दी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ISPR के मुताबिक फोरम ने वाज़ेह किया कि इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को कुचलने का फैसला अफगान तालिबान रजीम अपनी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। भारत के सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक़ बयानात का सख्त नोटिस। जायज़ पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने का अज़्म। फील्ड मार्शल ने मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करने और हर कीमत पर मुल्क की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ करने की हिदायत कर दी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे का 10 किलोमीटर तवील ताज़ियती जुलूस, लाखों अफराद शरीक, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जनाजा जुलूस इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट, इनकलाब स्क्वायर, आज़ादी स्क्वायर और शाहिद लश्करी हाईवे से होता हुआ मेहराबाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। शहीद रहबर के जस्ते खाकी को कुम मुंतकिल कर दिया गया। आज दोबारा नमाज जनाजा अदा की जाएगी। बुध के रोज़ इराक के शहर नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तकरीबात होंगी। जुमेरात को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े की हदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमरीका या तो ईरान के साथ मुआहदा करेगा या फिर काम तमाम कर देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। कहा ईरान का काम तमाम करना कोई मुश्किल नहीं होगा, मैं मुआहदा करना पसंद करूंगा क्योंकि मैं 9 करोड़ 10 लाख लोगों को मुतासर नहीं करना चाहता। हम 1 घंटे में उनके पुल तबाह कर सकते हैं, उनकी तवानाई की फराहमी बंद कर सकते हैं। उनके पास अब कोई पैसा नहीं है और हमने उन्हें कोई रकम नहीं दी। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ट्रंप के बयान को वहम पर मबनी करार देते हुए कहा कि ईरानी धमकियों की ज़बान से नावाकिफ नहीं है, लिहाजा ईरानी आवाम से एहतराम के साथ बात करें वरना हम भी दूसरी ज़बान में जवाब देंगे। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने का इम्कान। दीर, चित्राल और सुआत में बारिश मुतवक्के। NDMA के मुताबिक मुतवक्के बारिशों के बाइस तरबेला और मंगला डैम में पानी की आमद में मामूली इजाफा हो सकता है। 7 से 10 जुलाई के दौरान दरियाए सिंध, जेहलम, चनाब, रावी और सतलज में भी पानी के बहाव में मामूली इजाफे का इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सामसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और मौसम भी खुशगवार होता चला जा रहा है। मुल्क के बालाई इलाकों में तो बारिश का नया सिलसिला दाखिल हो चुका है और NDMA के मुताबिक आज से 10 जुलाई तक कश्मीर, बालाई, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पोटोहार, शुमाल मशरकी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। महकमे ने यह भी वाज़ेह किया है कि बड़े दरियाई सैलाब का फौरी खतरा नहीं, ताहम पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, लैंड स्लाइडिंग के खदशात के पेश नज़र शहरियों को एहतियात बरतने और सरकारी हिदायत पर अमल करने की तलकीन की गई है। एंड विद दैट कराची के भी मौसम की हम आगे चल के ज़रूर बात करेंगे क्योंकि रोज़ाना सुबह बादल आ जाते हैं, आँख बिचौली तो करते हैं, हल्की फुहार छोड़ जाते हैं, लेकिन बारिश कब होगी असल मसला ये है। असल सवाल कराची वालों का ये है क्योंकि हाँ, ये बात अलग है कि सुबह के और शाम के औकात में तो मौसम है बड़ा सुहाना, लेकिन बारिश कब होगी कराची वालों को है इसका इंतज़ार। तो इस पे हम आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। मौसम की तो हमने बात कर ली है, ज़रा खेलों की भी बात कर लें तो फीफा वर्ल्ड कप में इट वाज आई डोंट नो CR7 का सफ़र हो गया है अब ख़त्म। पुर्तगाल हार गई गुज़िश्ता रात स्पेन से। इट वाज a 1-0 and it was very disappointment for Portugal fans after Brazil. Portugal is also out. And the fact that Brazil और Portugal में ये वो टीमें हैं जिनके अंदर स्टार फुटबॉलर्स हैं, तो जब स्टार फुटबॉलर वाली टीम निकल जाती है तो फिर बड़ा ही अफसोस होता है। दिलचस्प बात यह है कि इस वर्ल्ड कप की तीनों मेज़बान टीमें अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको नॉकआउट मरहले में शिकस्त के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं, जबकि अब क्वार्टर फाइनल्स में टाइटल की जंग मजीद सनसनीखेज होने जा रही है। और भाई ये भी बता दिया खेल ने कि खेल सियासत से बढ़कर है और आप खेल के साथ खिलवाड़ करेंगे तो खेल आपके साथ खिलवाड़ कर देगा। जो बेल्जियम और अमेरिका का मैच था, इट वाज नॉट द ओनली राउंड ऑफ 16 मैच।
ये था एक ऐसा मैच कि जिसमें पूरी दुनिया इस चीज़ पे निगाह रखी हुई थी उसने कि कैसे एक मुल्क के सदर ने इंटरवीन करके एक खिलाड़ी को जिस ही वाज नॉट सपोज टू प्ले इन दिस मैच, लेकिन उसने ये मैच खिलवाया, रेड कार्ड मंसूख करवाया, फिर उसका तारीफों के पुल बांधे और उसके बाद ये हुआ कि एक नहीं दो नहीं पूरे 4 गोल से। तो यानी सादिया मैं ये कह सकता हूँ, एहतियातन कह सकता हूँ कि अमेरिका के सदर की इंटरवेंशन के बाद वो जंग के मैदान से लेके खेल के मैदान में भी हार गए। क्या कैसी बात की मैंने? क्वाइट अ लिंक बट एब्सोल्युटली यस, क्योंकि अदरवाइज क्या सारे प्रेसिडेंट्स को, मेरे में अक्सर ये सवाल आता है कि क्या सारे प्रेसिडेंट्स को जब भी उनके प्लेयर को इवन अगर एलिजिडली गलत रेड कार्ड भी दे दिया गया है तो उनको फीफा को धमकियां देना शुरू कर देनी चाहिए कि हम अब मेक्सिको में धमकी देनी चाहिए थी, फिर कनाडा को भी धमकी देनी चाहिए थी कि हम तो आपके सारे मैचेस यहाँ से रफू चक्कर कराएंगे, अपने मुल्क से जाके ले जाएं अपना वर्ल्ड कप यहाँ से, और हम अपना वर्ल्ड कप जो है अपने मुल्क में नहीं कराते। वेल खैर उसके बाद हुआ रेड कार्ड रिवर्ट एज फैसल सेड, और फिर उसके बाद हुआ ये कि यूएसए हार गया। वेल आगे चल के इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉप स्टोरी एंड दैट इज गजा में तकरीबन 20 सालों से इक़्तिदार संभालने वाली हमास ने बड़ा फैसला किया और सिविल हुकूमत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, मौजूदा इंतज़ामी ढांचा तहलील करने का ऐलान कर दिया है। हमास ये कह रहा है कि इंतज़ामी इख्तियारात तो मुंतकिल करेंगे ही, ताहम अस्करी विंग और असलह मुज़ाकरात का जो है वो इस वक्त हिस्सा नहीं है। तो ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है जिस पर हम आज बात करेंगे। इट वाज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप स्टोरीज ऑफ आवर टुडे शो कि अब जो है इस वक्त हमास का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली एज वेल, एंड गोइंग बैक कि वो जो पीस मुआहदा हुआ था उसमें जब ये कहा गया था कि अनआर्म करना है हमास को और हमास को पॉलिटिकली साइडलाइन करना है, तो आज वो होने जा रहा है। क्या ये फ्यूचर के लिए अच्छा है हमास के या फिर नहीं? जी हाँ, और उसमें सवाल ये भी बनता है कि अकॉर्डिंग टू ऑल द एग्रीमेंट्स एंड MOUs जितना भी हो रहा है सादिया अब तक, उसमें अब तक ये हमने देखा है कि वन साइड ऑफ दिस एग्रीमेंट वो अपना पास रख रही है इसका, चाहे वो गजा का मामला हो या वो ईरान का मामला हो, लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं कि दूसरी साइड, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इसराइल हो, वो उस मुआहदे का पास नहीं रख रहे हैं। जैसे कि हमने बात की कि कशीदगी जो है वो भी बढ़ती जा रही है, एंड देयर आर अगेन सम मिसाइल्स बीइंग फ्लोन ऑन टू द शिप्स। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर या तो कहा है मुआहदा करें या फिर आपके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी और कहा कि अमेरिका जो है ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को मुख्तसर वक्त में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। उन्होंने सीधा सीधे कहा 1 घंटे में मलियामेट कर देंगे सब कुछ। तो ईरान ने ट्रंप को जो अभी ईरान ने ट्रंप की धमकियों का मौसर जवाब दिया है, उन्होंने ये अक्सर मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये जो डिसरिस्पेक्टफुल और धूस की जो लैंग्वेज है इसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, और जहाँ ये लैंग्वेज रहेगी वहाँ हम टेबल पर मौजूद नहीं होंगे। इन सारी सूरत हाल पर डॉक्टर शाजिया चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। आप इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुबह बखैर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑब्वियसली हम इंटरनेशनल मामलात के ऊपर बात करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल मशरिक़ वस्ता की बनती चली जा रही है, नोइंग कि इस वक्त ईरान बिजी था अपने सुप्रीम लीडर, शहीद सुप्रीम लीडर की तमाम तर आखिरी रसूमात के सिलसिले में। बट आई वॉन्ट टू कम टू हमास फर्स्ट। आप भी जानती हैं, हम सब ये बात जानते हैं कि जब पीस मुआहिदा हुआ था तो उस वक्त हमास को डिसआर्म करने की बात हुई थी, उस वक्त उनको डीपोलिटिसाइज करने की बात हुई थी। बट हमें ये भी पता है कि हमास ये सब नहीं करना चाहता था क्योंकि हमास को लगता था कि इसके बाद गज़ा का फ्यूचर क्या है। सो आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन नाउ दैट हमास इज़ बैकिंग ऑफ, क्या फ्यूचर गज़ा का नज़र आता है? हमास जो है वो अपनी पॉलिटिकल जो उनका रोल है उसको डिसॉल्व उन्होंने किया है, डिसआर्म नहीं किया है। और उसके बारे में भी अभी ये बहुत नसेंट सी खबर है, अभी प्री मैच्योर है, कितनी मैच्योर होती है, कितनी चीज़ें बाहर आती हैं, लेकिन इसके ताने बाने उसी बोर्ड ऑफ पीस से ही मिलते हैं जिसके अंदर ये तय हुआ था कि हमास खुद को डिसआर्म करेंगे, लेकिन अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ जो हैं उनकी गारंटी के साथ, और वो इनको सेफ पैसेज भी देंगे क्योंकि खुद को डिसआर्म करने के बाद गजा में तो वो रह नहीं सकते, ऑफ कोर्स वो सेफ नहीं होंगे वहाँ पे, तो उनको फॉर द टाइम बीइंग कोई सेफ पैसेज दिया जाएगा कहीं पे रहने के लिए, और वो एक सर्टेन टाइम तक अपने जो आर्म्स हैं वो किसी के हवाले करेंगे, लेकिन
मुस्तकिल डिसआर्मामेंट की बात तब भी नहीं हुई थी, और तब बात हुई थी पाकिस्तान की, इंडोनेशिया की, इजिप्ट की, कुछ 3-4 मुल्क जो हैं उनके नाम लिए जा रहे थे कि जिनकी गारंटी होगी। तो फिर बात इस तरह हो गई कि कोई कौन गारंटी दे रहा है, किस किस्म की गारंटी, तो बात जो है वो ज़ाहिर है उस पे चली गई स्लो बर्नर पे। लेकिन रिसेंटली जो उन्होंने अपनी जो गवर्नेंस का स्टेटस है उसको डिसॉल्व किया है। तो उस वो एक काम कर रहे थे ग़ज़ा, जो एक मैनेजमेंट एक सिस्टम है जिसको हम एनसीएसी कहते हैं। जी। वो ऑलरेडी ग़ज़ा के लोगों के साथ जो है वो मिलकर वहाँ पे बन रहा था, जिसमें ग़ज़ा के टेक्नोक्रेट्स थे, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये था कि उसमें महमूद अब्बास और पीएलओ जो हैं वो शामिल नहीं हों। अब रिसेंटली हम वेस्टर्न मीडिया पे ये सुन रहे हैं कि पीएलओ की भी उसमें शमूलियत है। जी। पीएलओ तो वेस्ट बैंक को नहीं सँभाल पा रहा, वहाँ पे मुसलसल जो है वो लोगों के साथ जो है वो ज़ुल्म हो रहा है, उनकी जगह, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा हो रहा है, वहाँ पे सेटलर्स की कॉलोनीज़ बढ़ती ही जा रही हैं। तो महमूद अब्बास के पास तो ना कोई से है, ना उनकी कोई पॉलिटिकल एब्सोल्युटली। एजेंसी है। तो इस वजह से ये बात किस रुख लेके जाती है, इसको मैं, इसके ताने-बाने मुझे कहीं न कहीं चाइना में होने वाली जो तमाम फ़लस्तीनी रेज़िस्टेंस पार्टीज़ हैं, उनकी एक मीटिंग लास्ट ईयर हुई थी चाइना के अंदर। मुझे लगता है इसके पीछे अगर ये कोई पॉज़िटिव मूव है और ये इसी तरह कॉन्क्रीट और टेंजिबल है और इसका कोई नतीजा निकलना है, तो इसके पीछे फिर चाइना है, और वो फ़िलहाल जो है इज़राइल को यहाँ ओके। से निकलने के लिए हमास के बारे में जो है कि हमास अब वहाँ पे ऑपरेशनल नहीं है, तो आप भी वहाँ से निकलिए। तो ओके। फिर सवाल ये है कि क्या इज़राइल वहाँ से निकलेगा, क्योंकि नफ्ताली बेनेट और नेतन्याहू तो मुसलसल ये कह रहे हैं कि हम तो अब 100% जो है वो ग़ज़ा हमारे पास है, ये हमारा बफर ज़ोन है और हम इसको वापस नहीं करेंगे। राइट। और एक इसके बारे में बयान ये भी है कि हमास चूँकि इसकी रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, जो हालात जो हैं वो ग़ज़ा के हो गए हैं, तो वो अब इसकी गवर्नेंस की जो बर्डन है उसको किसी और की तरफ ले जाना चाहते हैं। मेरा ये ख़्याल नहीं है, लेकिन आप मल्टीपल बातें जो हैं वो सुनेंगे अनटिल एंड अनलेस कि हमारे पास कोई ठोस बात पहुँचती नहीं है ओके। कि एग्ज़ैक्टली, हमास ने एग्ज़ैक्टली। अगर खुद को डिसॉल्व करने का, अपने पॉलिटिकल स्टेटस को डिसॉल्व करने का और खुद को डिसआर्म ना करने का फ़ैसला किया है, तो बुनियादी तौर पे किसकी हिमा पे किया है, कौन इसके साथ है, एब्सोल्युटली। और फिर इसमें इज़राइल जो है उसको कैसे ऑन बोर्ड किया जाए। इसराइल को कैसे ऑन बोर्ड किया जाए? शाज़िया साहिबा, मेरा तकरीबन अगला सवाल यही था, लेकिन मैं उसको रिफ्रेस करता हूँ। आपने बात की एनसीएजी की, जो कि टेक्नोक्रेट सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा, एक तो उनके जो हेड हैं अली शात, वो ये कहते हैं कि भाई वी आर रेडी वंस द रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड। अभी मैं ये पूछने ही वाला था, वंस आर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड का क्या मतलब ये है कि अब वो ट्रक्स आसानी से अंदर जा सकेंगे, यूएन आके अपना काम कर सकेगा अंदर, दवाएं खाना मिल सकेगा गज़ा वालों को। बट द सेकेंड लाइन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सेकेंड लाइन ये है कि एनसीएजी जिस हु सपोजिटली नाउ टू टेक ओवर द सिविल एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो अभी तक गज़ा में एंटर भी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इसराइल उनको एंटर ही नहीं होने दे रहा। आफ्टर ऑल ये कंट्रोल रहना फिर इसराइल के पास ही है, तो ये जो एनसीएजी है, टेक्नोक्रेट कमेटी है, इज इट जस्ट एन आई वॉश, सिर्फ दिखाने के लिए चीज़ है एक? इसमें अली शाद का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही एम्बिगुअस है। ये बोर्ड ऑफ पीस में भी वहाँ पे मौजूद थे और गज़ा के फ़लस्तीनी जो हैं उनको रिप्रेज़ेंट भी कर रहे थे। लेकिन गज़ा में इनको ज़्यादा ना कोई जानता है, ना इनकी कोई पॉलिटिकल से है। गज़ा के अंदर पॉलिटिकली हमास जो है वो विन करके वहाँ पे, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी वहाँ पे एक उनका मैंडेट है, इलेक्टोरल मैंडेट है, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। और 1-2 और फ्रैक्शंस हैं जिनको कि जिनका आप सेकंड और थर्ड टियर की जो पॉलिटिकल आप एंटिटीज़ कह सकते हैं। ये अली शाद एंड कंपनी जो हैं, ये कहीं न कहीं से इनके ताने-बाने एक तो वेस्ट बैंक से मिलते हैं, और ये उसी डॉक्ट्राइन पे चलते हैं जो महमूद अब्बास की है कि मुझे सिर्फ़ आप एक सिंबॉलिक किस्म का प्रेज़िडेंट बनाकर यहाँ बिठा दें और बस मुझे और मेरे करीबी दोस्तों को मत छेड़ें, और मेरी जो बिज़नेसेस हैं वो टच मत हों। बाकी फ़लस्तीनियों के साथ आपने जो करना है, और फ़लस्तीनी मुसलमान भी और क्रिश्चियन बोथ, उनके साथ जो भी आपने करना है आप करते रहें। तो वेस्ट बैंक के अंदर भी लीगल सिस्टम जो है वो इज़राइल का चलता है, जी। पुलिस जो है, लॉ एनफोर्समेंट वो इज़राइल की चलती है, और वेस्ट बैंक भी उसी तरह जो है कि आप उसके तमाम रास्ते जो हैं वो कॉर्डन ऑफ होते हैं, कोई बंदा वहाँ से निकल नहीं सकता बगैर इजाज़त के और बगैर परमिट के जो इज़राइल की तरफ से इश्यू होता है।
तो वो भी एक ऐसे ही है जैसे एक पिंजरा जो है वो बना दिया गया है, जिसके चारों तरफ इजराइल है, जिसके अंदर भी इजराइल है। अगर गजा का फ्यूचर ये देखा जा रहा है तो फिर वो जो एक विसल ब्लोअर है उनकी रिपोर्ट इसका मतलब है ठीक थी, जो उन्होंने कहा था कि गजा को 2 हिस्सों में डिवाइड करके दरमियान में बाकायदा एक खंदक या गड़ा खोदकर एक टनल बनाई जाएगी और 2 जी। हिस्सों में एक हिस्से के का नाम रखा जाएगा इमाराती कॉरिडोर, जिसपे एमिरेट्स जो है उसकी बहुत इन्वेस्टमेंट होगी और वो मल्टीप्लेक्स वहां बनाएंगे। और जो फलस्तीनी रेडिकली फंडामेंटली डी रेडिकलाइज हो चुके होंगे उनको उन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रखा जाएगा विद बायोमेट्रिक्स और तमाम इस तरह ताकि और डिजिटल करेंसी के साथ उनकी तमाम तरह की इस तरह की सर्वेलेंस होगी कि उनका एक सेकंड भी जो है वो विदाउट सर्वेलेंस नहीं होगा, लेकिन वो फंडामेंटली डी रेडिकलाइज हो जाएंगे। और जो आधा गजा है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे फिर वो जो एमलाक्स हैं, जो वहाँ पे गोयम्स हैं, जो हाफ ह्यूमन सब ह्यूमन है, फिर दुनिया को बताया जाएगा कि जी जो लोग तो अमन से रहना चाहते हैं वो अमन से रह रहे हैं। और वहाँ पे एमिरेट्स का करिकुलम पढ़ाया जाएगा, एमिरेट्स से टीचर्स अच्छा। जाएंगे, क्योंकि इजरायली एमिराती को बहुत पसंद करते हैं कि वो एक ऐसे मुसलमान हैं जो कि इजराइल को बर्दाश्त करते हैं, हम्म। पसंद करते हैं और इजराइल के खिलाफ नफरत नहीं फैलाते। तो ये एक राइट। विसल ब्लोअर ने पूरा एक इसके पास एक प्लेथरो ऑफ इंफॉर्मेशन था जो उसे कहीं से मिला था, एक वेस्टर्न जो है जर्नलिस्ट, तो उसने ये पब्लिश भी किया था कि ये कोई अमाराती कॉरिडोर, तो फिर हो सकता है ये भी हो रहा हो। लेकिन उसमें फिर अगला पॉइंट ये है कि अब गजा जैसी डिस्प्यूटेड और इतनी कैटास्ट्रॉफी वाली जगह पे, जो कि अब ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे एक बर्डन बन गया है, जो वेस्टर्न सो कॉल्ड सिविलाइजेशन है उसके लिए लाइबिलिटी बन गया, चाहे ये माने या ना माने। ये एक राइट। ऐसा बर्डन है, तो आप इसको ढोते रहेंगे या अपने कॉन्शियसनेस को इसको श्रेड ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट। क्या एमाराती या कोई और भी पैसे वाले जो हैं वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करके गजा के अंदर रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए तैयार हैं? उन लाशों के ढेर के ऊपर जो लोगों का अभी भी मुतालबा है कि एटलीस्ट हमारे प्यारों के हमें कोई निशानी दे दें, हम उनका जो है वो कोई क्लोजर हमें मिल जाए, हम उनका कोई जनाजा पढ़ लें। तो उस कब्रिस्तान के ऊपर एक मल्टीप्लेक्स बनाना, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि एज एन एनालिस्ट बाज़ औक़ात चीज़ें जब बहुत प्रीमेच्योर होती हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन बहुत डिफरेंट तरीके से आ रही होती है, उसे पार्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन ये है कि हमास ने अचानक से आउट ऑफ द ब्लू, अभी कोई बोर्ड ऑफ पीस की बात नहीं हो रही, अभी तो सिर्फ लेबनान सेंट्रल गवर्नमेंट और इजराइल के दरमियान एक होक्स किस्म का मुआहदा हुआ है राइट। हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने का, और अलशरा और जलानी से रिक्वेस्ट हो रही है, मैनुअल मैक्रोन जो है वो सीरिया में है कि आप जाइए और हिजबुल्लाह से लड़िए। तो एकदम से ये हमास जो है उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो है रोल उसको खुद से क्यों जो है वॉलंटरली विथड्रॉ किया है ओके। और फिर वो डिसआर्म भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये बात अब अल्टीमेटली जा किधर रही है? और फिर उससे भी ज्यादा बड़ी बात, इस बात के पीछे है कौन? इसके बाद बात के पीछे टोनी ब्लेयर या डोनाल्ड ट्रंप तो हो नहीं सकते, जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट था वो ऑब्वियसली। जो बोर्ड ऑफ पीस जो है। तो यकीनन आई हैव इसके अ अंदर जो हम जैसे मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। क्या आपको लगता है कि ये सब पार्ट ऑफ द प्लान था? वाइल आई पुट द पॉइंट्स अप, वो ये कि सोचता है इसराइल के हिजबुल्लाह को आपने कमज़ोर करना है, ईरान के ऊपर अटैक करता है, इसी बीच हम देखते हैं कि हमास पॉलिटिकली बैक ऑफ करना चाहता है, और फिर हम ये देखते हैं 1 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स जो है एलोकेट करता है लैंडमार्क अपना जेरूसलम में एम्बेसी के लिए, परमानेंटली वो उनकी एलोकेशन हो जाती है। आपको लगता है कि हाँ, ईरान में वो फंस गया, ईरान से निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया, उन्होंने परसीव ये किया था कि यहाँ पर ईरान को मार कर निकल आएंगे, बट वैसा हुआ नहीं। बट पार्ट ऑफ द प्लान वाज दिस कि ठीक है, आपने हमास को भी कमज़ोर करना है, उनको डीपोलिटिसाइज करना है, और एट द सेम टाइम हिजबुल्लाह को कमज़ोर करना है, ईरान को भी मारना है। इसमें 2 प्लान्स तो बहरहाल हैं, लेकिन हमें रीसेंट हिस्ट्री ने ये बताया है कि जो प्लान ग्लोबल साउथ में है, जो कि बड़ा खामोश है, जिसकी बैकिंग जो है चाइना और हम जैसे मुल्क कर रहे हैं, वो भी कोई इतना अनप्रेसिडेंटेड या इतना कोई शैलो या बहुत वीक नहीं है। उसकी भी अपनी एक जगह बहरहाल मौजूद है। कोई ना कोई खिचड़ी कहीं न कहीं बहरहाल पक रही है जो बहुत ओपन नहीं है। हमास ने अगर इतने जो लाखों लोगों जो हैं उनकी कुर्बानियाँ देने के बाद अगर आज खुद को एब्सोल्युटली। डिसआर्म करना ही था, तो ये भी ऐसा नहीं लगता कि वो किसी वेस्टर्न प्लान के साथ जो है वो डिसआर्म हो गए। ओके। बात वही है जो आप कह रही हैं कि प्लान है, प्लान एक इज़राइल का प्लान है, नेतन्याहू दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा है ट्रंप से मिलने की। हो सकता है उसको उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाए, वो ट्रंप से मिलने जाए और फिर से उसको ये मनवाने में कामयाब हो जाए कि दोबारा से वैसे ही चलते हैं।
लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि किसके पास पॉलिटिकल विल है जो इसमें इस तरह से ओपनली इंटरवीन करे और फ़लस्तीन का मसला हल करवाए। होनी तो ये पॉलिटिकल विल जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ में चाहिए, ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज़ में चाहिए, जो कि अपना जो है वो अपने रिसोर्सेज़ के बलबूते पे खुद का अपना इन्फ्लुएंस जो है वहाँ एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। हम्म। मगर ऐसा हमने रिसेंट हिस्ट्री में तो नहीं देखा, इवन पास्ट हिस्ट्री में भी नहीं देखा। तो इसका मतलब है अब उनकी पॉलिटिकल विल नहीं है, ये नहीं कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है। तो फिर एब्सोल्युटली। किसमें है जिसको ये नज़र आ रहा है कि फ़लस्तीन का मसला हल हुए बगैर, जैसे हम कहते हैं ईरान के कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हुए बगैर, ग्लोबल साउथ के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात ही नहीं कर सकते। तो फिर अगर फ़लस्तीन का मसला हल होना है और नेतन्याहू की बहुत ज़्यादा पोज़ीशन है और इज़राइल के अंदर जो है बेन गुरियन डॉक्ट्राइन की बहुत बात हो रही है कि हमें एक छोटा मुल्क, एक छोटी फ़ौज और जी। अपनी जो है वो डिफाइन बाउंड्रीज़ के साथ रहना चाहिए। तो क्या ये वापस उस तरफ चले जाएँगे अपनी एम्बिशंस के साथ? क्योंकि देखें पॉलिटिकल रोल तो हमास का ऑलरेडी है ही नहीं, पॉलिटिकल रोल होता है आपके पास वहाँ लोग हों। वहाँ पे ना घर हैं, लोग जो हैं वो प्यास से और भूख से जो हैं वो हलकान हैं, तो वहाँ कोई इलेक्शन तो होने नहीं वाले हैं। तो उनका रोल तो मिलिटरीली है और साथ में राइट। जो अबू शबाब ग्रुप है, ख़ास तौर पे ये जो प्लांट किए जाते हैं ऐसे मुसलमान जो कि वहाँ पे एड को लूट रहे थे, इज़राइली बिहाफ़ वाह। पे लोगों का कत्ल कर रहे थे, तो वाह। वो वहाँ पे मौजूद थे एब्सोल्युटली। इन ठग्स को कंट्रोल करने के लिए। मगर बिल्कुल ठीक है अब डॉक्टर अगर शाह वो जी। पुलिस ठीक है मैम, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। और हम गुफ्तगू रही, थैंक यू सो मच, आप इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थी। देखते हैं कि ये जो हमास की डिसॉल्वेशन है, डिसआर्मामेंट बट डिसॉल्वेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये दूसरी साइड जो है वो उसको कैसे देखती है। एक और बहुत ही अहम मामला, पिछले दिनों पाकिस्तान ने इस पे बहुत ही तवाना आवाज़ उठाई, सिंतास मुआहदा, जो कि ख़ित्ते की सियासत पाकिस्तान की आबी सलामती का मरकज़ बना हुआ है। और माहिरीन ये तो ख़बरदार कर रहे हैं कि भारत की जानिब से मुआहदे को एकतरफ़ा तौर पर मौसर ना मानने, मगरबी दरियाओं पर नए मनसूबे और आबी मालूमात की फ़राहमी करने जैसे इक़दाम पाकिस्तान के लिए महज कानूनी बल्कि स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन चुके हैं। बट नाउ इसको पाकिस्तान के जो बिग विग्स हैं दे हैव टेकन इट अप। हमने देखा पिछले दिनों एक बहुत बड़ी सेमिनार, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई इस्लामाबाद में, जिसमें पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया से अमायदीन थे, पूरी दुनिया के वाटर एक्सपर्ट्स थे, पूरी दुनिया का मीडिया था। एंड नाउ कल शाम हमने देखा कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें भी इस इशू को टेकअप किया गया है और दो टोक कहा ये गया है कि अगर इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान इसका मौसर जवाब देगा। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान इससे पहले भी ये कह चुका है कि अगर पाकिस्तान के पानी को इंडिया की जानिब से रोकने की कोशिश की जाती है तो इसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा और पाकिस्तान इस पर मौसर और तवाना आवाज़ उठा रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा है और सबसे अहम बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के साथ साथ जो हमारे ख़तरात अफगानिस्तान से हमें मौजूद हैं उनको भी पाकिस्तान टेकअप कर रहा है। वट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ कि जो हमारी 90% पाकिस्तान की फूड प्रोडक्शन वो इस इंडस पे डिपेंडेंट है। हमारी एग्रीकल्चर, हमारी हाइड्रो पावर इंडस्ट्रीज़, हमारी रीढ़ की हड्डी है। और इसको इसाक डार ने पिछले दिनों एक बहुत ही ज़बरदस्त टर्म कॉइन किया है, दैट इज़ हाइड्रोलॉजिकल हेजमनी, जो कि भारत करने की कोशिश कर रहा है। हम एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, इस मामले पे हम मज़ीद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। विल कैच यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक अगैन। और हम ये सोच रहे थे कि जब पेट्रोल की कीमतें नीचे आना शुरू होंगी तो लोगों को थोड़ी सी आसानी मिलना शुरू होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कुछ और भी ऑब्वियसली इसके रीजंस हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की, और ऐसे में मुल्क में आटे की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। खास करके कराची बदस्तूर सबसे महंगा शहर बन गया है, जहां 20 किलो आटे का थैला 2,900 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। अब इदारा शुमारियात के ताज़ा अदाद शुमार जो हैं वो क्या कहते हैं और मुख्तलिफ शहरों में क्या सिचुएशन है, क्या कराची में जो आटा महंगा हुआ है उतना ही बाकी में भी शहरों में भी हुआ है, और व्हाट इज़ द रीज़न। तो आज हम जो है इसमें सिंध के सदर जो फ्लावर मिल्स के उनसे भी बात करेंगे, बट बिफोर दैट हम शहरों का जायज़ा ले लेते हैं। पहले चलते हैं हम कराची। कफ़ील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कफ़ील, ज़रा बताइए ये कराची वालों पर ख़ास इनायत क्यों है? देखिए, इस वक्त शहर भर के अंदर अगर हम बात कर लें तो वैसे तो हर चीज़ जो है वो कराची के अंदर इस वक्त उसकी कीमत आसमान पर है। आटा मैं आपको बताऊं, चक्की से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये आटा यहाँ पर
10 केजी 1500 रुपए का फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम 2.5 नंबर आटे की बात कर लें तो उसकी कीमत 133 से 134, जबकि फ़ाइन जो है वो 140 रुपए। एक अम्मा जी मेरे साथ हैं। अम्मा जी, आटा भी सस्ता नहीं है, क्या कहेंगी? कह रही हूँ आटा आगे से सस्ता मिले तो यहाँ में दे ना, आप यहाँ बैठ जाएं, सारी चीजें सस्ती मिलेंगी। आगे से सस्ता है, हम वहाँ पे भी बैठे। अच्छा, ये बताएं कि क्या कहेंगे आटे की कीमतों के हवाले से? अब देखो ना, ये कम दाम होना चाहिए, हर किसी की ज़रूरत है, ये कम से कम होना चाहिए। बाकी जो अशियाँ, दालें, आटा, चीनी वगैरह सब ये सब महंगा, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। आगे से सस्ता होगा, तुम यहाँ बैठोगे खुद ब खुद सस्ता हो जाएगा। अब ये बेचारे कहाँ से लाके अपनी जेब से खिलाएंगे हमें? ठीक है जी, अपनी जेब से खिलाएंगे। ये अम्मा जी थी। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर थोड़ा सा आप आगे हैं, इस वक्त सूरत हाल ये कि जो ये जो आटा है, ये 10 केजी आटा जो कि चक्की का आटा कहलाता है, ये इस वक्त जो है वो 1500 रुपये का जो है वो 10 केजी है। इसी तरह अगर हम बात कर लें 2.5 नंबर आटे की, तो उसकी कीमत जो है वो इस वक्त फ़ी किलो 13 रुपये इजाफे के बाद 2 हफ्ते में 100 जो है वो 32 से ऊपर फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो फ़ाइन आटा है वो 140 से ऊपर फ़रोख्त किया जा रहा है। मेरी बात हुई फार्मर्स एसोसिएशन की जो चेयरमैन है जुनैद अजीज़, उनके मुताबिक गवर्नमेंट को इम्पोर्ट करना पड़ेगी और जल्दी इम्पोर्ट करना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो गंदम की प्राइसेस है वो 117 से 118 रुपये पर केजी, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये भी कहा, जो कि इंतहाई जो है वो हैरत की बात, उन्होंने कहा जो इस वक्त आटा फ़रोख्त किया जा रहा है वो इस वक्त जो है वो सस्ता है। ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया, इसकी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तो कराची सबसे महंगा तरीन शहर बन गया है आटे की कीमतों में जैसे इजाफा हो रहा है, लेकिन लाहौर में क्या कीमत चल रही है आटे की, ये जान लेते हैं। अरीबा हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। अरीबा, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है आटे की कीमतों की? जी बिल्कुल, महंगाई से स्थायी अवाम पर एक बार फिर से बोझ पड़ गया। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया के बाद अब आटे की कीमतों को भी पड़ लग गए। ओपन मार्केट में जो है 10 किलो आटे का थैला 1100, जबकि 20 किलो आटे का थैला 2200 में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि आटे गंदम की सरकारी कीमत 3500 रुपये, जबकि प्राइवेट गंदम की कीमत जो है वो 4400 में फ़रोख्त हो रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आटे की बढ़ती कीमतों के बारे में क्या कहेंगे आप? जी ऐसा है कि रोज़ बरोज़ जो है महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की भी जो है ऊपर जाने की वजह से फिर दिगर जो है शय वहाँ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो अभी जो 10 किलो का आटा है वो तकरीबन 1100 रुपये पे गया है, जो कि एक आम शहरी के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि घर का जो अखराजात है वो चलाने के लिए। अब उसकी जो तनख्वाह है या डेली जो वेजेस हैं वो तो वही के वही रहने हैं, लेकिन जो अशिया खरीदनोश है या पेट्रोल है, ट्रांसपोर्ट, उसमें उसके जो तमाम खर्चे हैं वो जा रहे हैं। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि प्राइसेस को कंट्रोल करे, आम आवाम तक रिलीफ पहुंचाए और बिलखसूस पेट्रोल और जो आटा है या दीगर ज़रूरी अशिया है, शायद खरीदनोश है, उनकी कीमतों को कंट्रोल। ठीक है, तो लाहौर और कराची में प्राइस डिफरेंस है, लेकिन अगेन वही बात है कि कराची में क्यों, सिंध की क्या सिचुएशन है। जुनैद अजीज़ साहब, आप प्रेसिडेंट है सिंध ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के। जुनैद साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 20 केजी का बैग 2800 से 2900 में मिलना, ये बात आपकी ठीक है कि वीट शॉर्टेज एक बार फिर सिंध में तो रहती है और इस बार भी है कि जो हमारी एनुअल प्रोविंशियल रिक्वायरमेंट है वो गालिबन 6.5 मिलियन मेट्रिक टन है। हमारी प्रोडक्शन इस बार फिर कम हुई है 2025-26, 4.8 मिलियन मेट्रिक टन। क्या ये वो वजह है कि जिसकी वजह से महंगा हो रहा है आटा, या क्या वजूहात हैं? हम तो ये समझ बैठे थे, आम आवाम तो ये समझ बैठे थे तेल की कीमत कम हुई है तो आटे की भी कम होगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए भी टाइम दिया हमें। 2-3 फैक्टर हैं जी इसमें। सबसे मेजर फैक्टर जो है ना वो मेना मानू वाली बात है पंजाब की तरफ से। अनऑफिशियली उन्होंने बैन लगाया हुआ है, पकड़ धकड़ हो रही है, परमिट सिस्टम भी किए हुए उन्होंने अपने यहाँ। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक मुल्क में एक कमोडिटी जिस पे कोई बैन नहीं है, ना कोई वो किसी गलत चीज़ के ज़मरे में आती है, वो जैसे अगर मुल्तान से कोई लाहौर ले जाना चाहे गंदम, तो रास्ते में पीरा फोर्स पकड़ लेती है उसको, और वहीं पंजाब के अंदर ही, मैं दूर की बाहर की बात तो नहीं कर रहा, और उस पर FIR कट जाती है स्मगलिंग की। पता नहीं वो हीरोइन ले जा रहा है या पता नहीं क्या ले जा रहा है। तो ये एक बड़े शर्म की बात है कि हमारा पूरा पाकिस्तान एक है, पाकिस्तान की आवाम हमारी एक है। अगर पाकिस्तान है तो चारों सूबे हैं, वरना चारों सूबे नहीं होंगे। अल्लाह ना करे, मैं बस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मैं ये बात करूँ, लेकिन मजबूरन मुझे ये कहना पड़ा है कि पाकिस्तान एक है तो हम एक हैं और सारी आवाम पाकिस्तान की है। दूसरी बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन 151 जो है ना,
वो पब्लिक के राइट्स के लिए बनाया गया है, जिसमें हर चीज़ की फ्री मूवमेंट है जी, किसी चीज़ को मना नहीं किया जा सकता। ऐसा ना हो कि कल सिंध कह दे कि हम पोर्ट से जो ना कोई भी शिपमेंट जाती है हम नहीं जाने देंगे, या केपीके कह दे कि हम गैस या बलूचिस्तान कह दे हम नहीं देंगे, तो क्या पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी। दूसरी बात जो आपने कही जो आटे के रेटों के हवाले से, तो आपकी कॉरस्पोंडेंस की जो बातें आपकी हो रही थी मेरे पास वो वॉइस नहीं आई। कल मैंने खुद सर्वे किया इस हवाले से, तो तीनों सूबों में केपीके, बलूचिस्तान और सिंध, तीनों में तकरीबन एक ही रेट है, 130 से 132 रुपए एक्स मिल आटा जितना आपको चाहिए मिल जाता है। गंदम भी है अवेलेबल इस वक्त, लेकिन जिनके पास है वो अपने रेट से हमें बेच रहे हैं। गंदम महंगी है, इस वजह से आटा महंगा हुआ है। सही। आटे की महंगाई की वजह और कोई चीज नहीं है। दूसरी बात में लास्ट मेरे पास आए थे या मैंने देखे थे, उसमें ये बताया गया था कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस दफा गंदम की पैदावार अच्छी हुई है, बेटर हुई है, 29 मिलियन टन तक की पैदावार है और पाकिस्तान के लिए फिल वक्त इट इज इनफ। पिछले साल से 5% ज़्यादा एग्जैक्टली, और पिछले साल से 5% ज़्यादा है। तो फिर इस बार क्या वजह हो सकती है? और अगर सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ों का ही मामला है तो क्या ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि कम पैदावार होती है तो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, और फिर इस दफ़ा भी ये देख रहे हैं ये पैदावार के हवाले से जो स्टेटिक्स है ना, वो हम इससे मुतमईन नहीं। सिंध गवर्नमेंट कहती है 4.8 4.9 मिलियन, और क्लाइमेट चेंज की वजह से सिंध में भी और पंजाब में भी जब गंदम की फसल आई तो बारिशों का सीजन आ गया था, और सारे ही हमारे अरबाब इख्तियार की भी ज़मीनें हैं, दूसरे ग्रोवर्स भी हैं, सबका ये कहना है कि इस दफ़ा हमारी ईल्ड जो है वो 5 से 7 मन पर एकड़ कम हो गई है। अब पता नहीं हम क्यों कागजों में इसको ज़्यादा दिखा रहे हैं। ये तो अब पता चलेगा जब ये जून क्लोज हो गया, स्टेटिस्टिक्स फाइनल होंगी। दूसरी बात ये है कि पिछले साल हमारे पास कैरी ओवर भी था, इस दफ़ा हमारे पास ना सिंध गवर्नमेंट के पास कोई खास कैरी ओवर है ना पंजाब के पास। पास्को के पास है लेकिन वो भी 3 साल पुराना है और वो भी बहुत कम है मिकदार में। ठीक है। और जुनैद साहब अगर आप मुख्तसरन ये भी बता सके तो लगता है कि मिल जाएगा, वरना होगा ऐसे ही जिस तरह हर साल सैलाब में हम परेशान होते हैं, पहले से प्रिकॉशंस करते नहीं है। ऑल राइट, ठीक है जुनैद अजीज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। गंदम की कीमतों में जो है इजाफा हुआ, शॉर्टेज है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है, खास करके कराची से सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। कीमतें कब कम होंगी अब आप इंतज़ार कर रहे हैं और हम ब्रेक ले रहे हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, फीफा की बात करें तो बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग डिसीजन तो नहीं, खैर एक जो आया कल नतीजा वो ये कि CR7 की पोर्टुगल बाहर हो चुकी है, स्पेन इज़ थ्रू। फिर उसके बाद एक और मैच हुआ जिसमें अमेरिका बाहर हो चुका है, और एक बार फिर ये बताया गया है कि खेल के साथ खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है बाबू। उनको रेड कार्ड जो है किसी तरीके से ज़ाइल करवा के, और अमरीकी सदर ने फ़ोन करा के और कोशिश की कि चलें जी अब हम मैच जीत के दिखाते हैं, लेकिन हुआ उल्टा, और ऐसा उल्टा कि 4 गुना लगान वसूल किया बेल्जियम ने अमेरिका से। इरशाद भाई, थैंक यू सो मच। इरशाद अली हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है। इरशाद साहब, प्रॉब्लम ये है कि ये मसला नहीं है कि अमेरिका हार गया बेल्जियम जीत गया, प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके की हेजेमनी ट्रम्प साहब ने दिखाई थी, दिस वॉज नॉट गुड फॉर स्पोर्ट्स। देखिए, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, सारी तोपों का रुख जो है इस वक्त जानी इन्फेंटिनो जो फीफा के सदर हैं और फीफा पर है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जो जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। मसलन 1962 में जो है वो जो वर्ल्ड कप चिली में हुआ था उसमें सेमीफाइनल में ब्राज़ील के खिलाड़ी थे गैरेंचा, उनको जो है वो रेड कार्ड मिला था, लेकिन उस टाइम पर मअतली नहीं होती थी, ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं होती थी, तो फीफा की डिसिप्लिनरी कमेटी फैसला करती है, तो उन्होंने वार्निंग दे के छोड़ दिया, जिसके बाद चेकोस्लोवाकिया के खिलाफ उन्होंने मैच खेला और ब्राज़ील की टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीती। लेकिन उसके बाद से कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि क्योंकि खिलाड़ी अगले मैच के लिए रेड कार्ड पे ऑटोमेटिक सस्पेंड होता है। लेकिन इस दफ़ा जो है वो जो 2 दिन से कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जो सदर ट्रंप उन्होंने अपना कार्ड चला दिया, क्योंकि इन्फेंटिनो उनके जो है वो बहुत अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं, तो उन्होंने अपना कार्ड चलाया और उनको फ़ोन किया, तो फीफा ने जो है वो आर्टिकल 27 का सहारा लिया, 27 का, कि जिसमें डिसिप्लिनरी कमेटी ये फैसला कर सकती है कि जो खिलाड़ी की सस्पेंशन है उसको 1 से 4 साल तक के लिए मुअत्तल कर सकती है।
तो फीफा ने यही किया, डिसिप्लिनरी कमेटी ने, कि वो उनको जो है 1 साल के लिए उनकी मुअत्तली जो है उन्होंने सस्पेंड कर दी और उनको खिलाया। लेकिन वो कहते हैं ना, कुदरत का कानून कहीं तो आता है, तो 1 साल अब एंजॉय करें। तो वो अब जो है वो कुदरत का कानून आया। आपने देखा कितना वन साइडेड उनको जो है 4-1 से मारा। तो अमेरिका की टीम बिल्कुल आउट क्लास हो गई। अब तीसरा जो होस्ट था मिस्र का मेजबान, वो भी टेक्निकली यूएसए वाज ऑब्वियसली नॉट अ बेटर टीम अगेंस्ट बेल्जियम, और वैसे भी लगता है कि उन्होंने हार जाना है। बट द फैक्ट दैट वो जो रेड कार्ड वाला मामला बीच में आ गया, तो उसकी वजह से वो हाईलाइट हो गया। बट डू यू थिंक रेड कार्ड वाज अनफेयर जो दिया गया था बेल्जियम को? देखिए, कह रहे हैं कि उसमें एक तो VAR डिसीजन के बाद रेड कार्ड हुआ है, येलो पे उसको किया जा सकता था। बाद में भी काफ़ी तनकीद हुई रेफरी के ऊपर, जो ईरानी ऑस्ट्रेलियन रेफरी हैं उन्होंने कार्ड दिखाया था बोस्निया के खिलाफ मैच में, तो उस पर भी काफ़ी तनकीद हुई थी कि लेकिन एक फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, रेफरी का फैसला फैसला उसको हमने जो है वो बे करना ही करना है। लेकिन जो है वो उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लिया था यूएसए ने भी इस कार्ड को, लेकिन फिर ट्रम्प बीच में आए और जो कुछ हुआ वो इसमें ना बेल्जियम ने गुस्से में भी खेला, क्योंकि बेल्जियम ने फिर अपील भी की फीफा से, उसको रिजेक्ट भी कर दिया। प्रेसिडेंट वैसे अच्छा सेट नहीं हुआ है। चलें, इस पे तुम करेंगे बात। सर ज़रा फटाफट उस हार्ट ब्रेक की बात कर लेते हैं। यू नो माय हार्ट गोज, बहुत सारे फैंस लियारी में कल ब्राज़ील के शिकस्त और आज जो है वो पोर्टुगल की शिकस्त पे रोए होंगे। सो योर टेक ऑन दिस मैच एंड फाइनली अ गुड बाय टू CR7। देखिए, मैंने रात को मैच देखा, जाकर मैच देखा 3 बजे तक, लेकिन मुझे जो है वो जो दो जायंट हैं यूरोप की, जो जैसा मैच होना चाहिए था वो नज़र नहीं आया। मतलब कोई स्पार्क नज़र नहीं आया मैच में। टिपिकल मैच था। दोनों टीमें जा रही थी कि अब शायद तुम गोल करो, अब मैं गोल करूँ, अब तुम गोल करो। चेस का एक जो है वो बोर्ड लग रहा था, बहुत ही बाय द बुक गेम लग रहा था। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि आपको, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पोर्चुगल से अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी बिकॉज ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो स्पेन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे अटैक्स कर रहा था। स्पेन की जानिब से भी वो अटैकिंग हमें नज़र नहीं आया, गेम वो पेस आपको नज़र नहीं आया, वो पासेस आपको नज़र नहीं आए। एक चीज़ जो मुझे मिस हुई वो ये, क्या मैं उसको गलत एनालाइज कर रही हूँ? आई फेल्ट कि व्हेन एवर रोनाल्डो वाज रीचिंग टूवर्ड्स द गोल, तब तक उससे पहले बॉल जो था पास ऑन हो चुका होता था। द टीम वाज नॉट जेल्ड इन। वो लगा ही नहीं कि वो गोल करने की नीयत से रोनाल्डो को पास मिल रहा है। आपको ये फील हुआ? देखिए, बिल्कुल हुआ, क्योंकि लास्ट मैचेस में भी आप देखें कि पुर्तगाल के जिस भी खिलाड़ी के पास बॉल आती थी वो शॉट मार देता था, वो रोनाल्डो को पासेस ही नहीं देते थे। या तो मेरा ख्याल से तो अब रोनाल्डो जो है वो शायद टीम पर बोझ बन गए थे, इस वजह से जो है वो उनको जो है वो सिर्फ ये था कि आखिरी वर्ल्ड कप है उनका, खिला दो और उसके बाद फिर ख़त्म। क्योंकि आप देखें गोंजालो रामोस जो लास्ट मैच में क्रोएशिया के खिलाफ मैच में जिन्होंने गोल किया था, उनको बेंच पे बैठा के रखा जी, उनको लेकर ही गए सिर्फ इस वजह से कि रोनाल्डो 90 मिनट्स खेल जाए, और उन्होंने पूरा मायूस किया। यकीनन पुर्तगाल को आगे नहीं पहुंचा सकते। 30 सेकंड है आखिरी जनाब। बहुत ही तगड़ा मैच अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट। क्या इजिप्ट में इतना दमखम है, या फिर दिस टाइम अगेन इट्स मेसी, इट विल बी मेसी? देखिए, मैं तो बिल्कुल वो करूँगा अर्जेंटीना को, क्योंकि वो फेवरेट वही हैं। मिस्र की टीम जो है वो अपने दिफाई हॉल से बाहर नहीं निकलती, उनका गेम ही यही है। लेकिन अगर अर्जेंटीना ने अपना नेशनल गेम खेल दिया, 2 गोल कर दिए मिस्र के ऊपर, तो फिर तो मिस्र का वापस आना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि मोहम्मद सलाह और मरमूश ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमें नजर नहीं आया वो मिस्र की जानिब से। यकीनन अर्जेंटीना जो है वो ठीक है। इरशाद, आप बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग टू द स्टूडियो वन मोर टाइम। अब बात ये है कि क्या इट इज गोइंग टू बी अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट और मोहम्मद सलाह वर्सेस मेसी और नॉट? लेते हैं एक ब्रेक, सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। पिछले दिनों बातगश थी कि अगर आपके घर कोई आए और कहे कि हमें पोल लगाना है टेलीकॉम का, और अगर आपने मना किया तो आपकी जायदाद जब्त हो जाएगी। इस पे भी बहुत सारा अभाम था, लेकिन अब इस पे अब मजीद वजाहत भी सामने आ गई है। वाज़ेह किया गया है कि किसी भी शहरी की ज़ाती ज़मीन या जायदाद पर उसकी इजाज़त के बगैर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर नस्ब नहीं किया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ने भी कह दिया है कि बिल का मकसद तो आवाम की निजी मिल्कियत पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि मुल्क भर में तेज़ रफ्तार और मेयारी इंटरनेट की फराहमी को आसान बनाना है। हुकूमत ने मुतनाज़ शिक में तरमीम करते हुए जायदाद के मालिक की रजामंदी को लाजमी करार दे दिया है। इस पर एक क्लैरिटी है जो इससे पहले हमें नज़र नहीं आ रही थी। जो शिक थी उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, इसकी वजह से लोग कन्फ्यूजन का शिकार भी हो रहे थे। एब्सोल्युटली। तो हम इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ IT एक्सपर्ट
कंवल मसरूर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मसरूर साहब, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। मुझे सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि दुनिया जब इतनी आगे बढ़ चुकी है और हम अभी भी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और तार और वायर एंड ऑल, कहा यह गया था कि ये फाइबराइजेशन जो है उसके लिए ये हम कर रहे हैं, क्या कोई और तरीका हो सकता था? और मैंने एक और डिस्कशन देखी थी जिसमें द एक्सपर्ट्स वर आर्ग्यूइंग कि व्हाई आर वी नॉट गोइंग टू द सैटेलाइट कनेक्शन रादर देन फाइबराइजेशन। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सैटेलाइट हमेशा हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, बट अगेन हमें जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। और जिस तरह के हमारा एक समझ लें जो एक इंटरनेट का जाल होता है, जैसे हमारा एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसी तरह हमारा इंटरनेट का भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने देखा है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग सैटेलाइट हमारी अंडर द सी केबल्स भी जा रही होती हैं, तो फाइबर ऑप्टिक हमेशा जो है वो एक ज़रूरी एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से जो लार्ज साइज़ ऑफ बैंडविड्थ जो है किसी भी कंट्री को रिक्वायर्ड होती हैं। अब जैसे हमारा डाटा प्रोटेक्शन का लॉ भी अब आ गया है, और हमारा जो डाटा सेंटर्स पाकिस्तान में बिल्ड हो रहे हैं, जिससे स्पीड से अब इंटरनेट पाकिस्तान में आ रहा है, और जिस तरह की रिक्वायरमेंट अब हमारी बढ़ती जा रही है स्पेशली फॉर द कंज्यूमर साइड, तो हमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आई थिंक उसमें हम काफ़ी हद तक पीछे हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पहले भी जिस तरह ये बिल मंजूर हुआ था तो उसमें सिर्फ एक इशू ये था कि उसमें क्लैरिटी उस तरह नहीं थी। वो थोड़ा सा एक लीगल एम्बिग्विटी थी उसके अंदर, बट वो जैसे ऑनरेबल शहजाद ख्वाजा ने जो है पिछले दिनों में इसको क्लैरिटी एक दे दी है कि ये कंसेंट के बगैर तो नहीं होगा, और इसमें काफ़ी हद तक जो है अब क्लैरिटी आ गई है। बट अगेन एज आई सेड कि हमें इंटरनेट की अब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली प्रीवियसली जो फरवरी से जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बना है और कुछ हमारे यूएई के अंदर जिस तरह के इश्यूज क्रिएट हुए हैं, उसके बाद जो है वहाँ पे जिस तरह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो एक हमारे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे एज आई सेड के डाटा सेंटर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले। तो पाकिस्तान का एक अच्छा आई थिंक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं फ्यूचर। कल मुझे ये बताइएगा, लोगों को ऑब्वियसली ये रिजर्वेशंस हैं कि भाई किसी के घर पर आपको 5G टावर क्यों लगाना है, आप कहीं भी लगा लें, दूर दराज इलाकों में लगा लें, पीपल आर वरीड। मुझे ये बताइएगा कि क्या 5G के लिए आपको क्लोज कनेक्शंस चाहिए होते हैं, और जो लिमिट मतलब जो भी डेजिग्नेटेड जगह आपको बेहतरीन लग रही है वहीं पर टावर होना चाहिए? हाउ डज़ इट एक्सप्लेन कि गवर्नमेंट को लोगों के रेजिडेंस के ऊपर इजाज़त लेनी पड़ेगी टावर्स के लिए? कुछ जगह आई थिंक ऐसी होती हैं, मैं बहुत ज़्यादा कोई 5G के ऊपर एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जहाँ तक मेरी जो अजम्पशन है वो ये है कि हमारा जो नॉर्थ साइड है वो काफ़ी हिली एरिया है, और वहाँ पे सम टाइम इस तरह की कंस्ट्रक्शंस होती हैं जहाँ पे बवजह मजबूरी कोई ऐसी ऑप्शन जो है वो ऑप्ट करनी पड़ जाती है, या उस ऐसे ऑप्शन को देखना पड़ जाता है। तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली फिर किसी से कंसेंट करके रिक्वेस्ट की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे इन एरियाज़ में काफ़ी बड़ी लैंड होती है जो लोगों ने एक्वायर करके रखी होती है अपने लिए, तो वो कमर्शियल यूजेज के लिए नहीं होती है। बट अगेन क्योंकि वो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ से वन टावर टू अनदर टावर आपको कनेक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, बिकॉज इसका भी एक सर्टन रेडियस होता है जिसके अंदर वो कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। अभी भी जैसे आप अगर जाएँ नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो बालाकोट के बाद आपके इंटरनेट सिग्नल्स ऑलमोस्ट डेड हो जाते हैं, या समटाइम्स आपके GSM सिग्नल्स भी जो है वो नहीं मिल रहे होते। ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है, बिकॉज जिस तरह आप हम क्योंकि एक ट्रैवल डेस्टिनेशन भी इंशाल्लाह बनने जा रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए इंटरनेट की जो है ना वो ज़रूरत है हमें पूरे पाकिस्तान के अंदर। एब्सोल्युटली, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट डेटा सेंटर्स काल साहब, इट्स अबाउट के हमारा इंटरनेट पे सब कुछ ही हम वी आर रिलायंट, राइट फ्रॉम ई-हेल्थ टू ई-बैंकिंग, ईच एंड एवरीथिंग। आपने जो बात की कि आने वाले दिनों में हमारी बहुत ज़्यादा रिलायंस होने जा रही है ऑन द इंटरनेट। नाउ कमिंग बैक टू द इंफ्रास्ट्रक्चर थिंग, हमारा जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या लूप होल्स आपने उसमें आइडेंटिफाई किया एज एन एक्सपर्ट, और हमें क्या मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हम रेजिडेंशियल जगहों पे लगाएं? ये तो एक अलग हो गया सब्जेक्ट, बट आप क्या समझते हैं कि दुनिया, आप यू हैव सीन द वर्ल्ड राइट, दुनिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारे पास कैसा है, कितना काम करने की हमें मज़ीद ज़रूरत है इस पर? देखिए, पाकिस्तान की जो आईटी और टेक्नोलॉजी की बैंड वैगन है ना, वो हम काफ़ी लेट हैं अब काफ़ी सारी चीज़ों में।
मैं जैसे आपको एक सिंपल बता दूं, जैसे पेपाल एक सर्विस है जी। जो कि आज तक पाकिस्तान में नहीं आई। नहीं आई है थिंक सर। वो 92 94 में उन्होंने ग्लोबली लॉन्च कर लिया था। आप ये देखें कि वी आर स्टिल इन द एज ऑफ स्टोन एज, के जहाँ पे हम अभी भी इंटरनेशनल गेटवेज के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। पेपाल और इस तरह के जितने भी वॉलेट्स हैं, इस तरह का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस तरह के जब चैलेंजेस आते हैं तो आपके जीडीपी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। और यही वो वजह है कि जहाँ पे हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिलेड होती जा रही हैं। सो अभी थोड़ा सा जो लीडरशिप है हमारी टेक्नोलॉजी की स्पेशली, उन्होंने इस चीज़ को एक चैलेंज के तौर पे लिया है। और हमारी जो अभी आईटी और टेक कंपनीज हैं, स्पेशली एआई आने के बाद जो है वो बिल्कुल ही एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। तो अभी जो जो बॉल गेम है वो बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट है। और हमें जिस तरह का अब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आई थिंक दिस इज़ द टाइम जहाँ पे अभी हमने एक्ट करना है। जो हम बीइंग फोर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंट्री इन द वर्ल्ड, हमें सस्टेन करना है, हमें स्केल करना है। तो काफ़ी बड़ा चैलेंज है जिसमें अभी हमने काम करना है। ग्लोबली अगर हम कंपेयर करें तो हम अभी भी टेक्नोलॉजी में इन टर्म्स ऑफ जीडीपी या हमारा जो फॉरेन डिपॉजिट है उसमें अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। राइट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो ऑब्वियसली हम अपने टॉपिक से डेरिवेट तो कर गए हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी ज़रूरी है कि जहाँ हमें ये लगता है कि हम आईटी के शोबे में जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, पेपैल हो गया, दीगर सर्विसेज उनको नहीं पहुँचा पा रहे, जो इस तरह की गैजेट्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उनके अपने हाउसेस, उनके अपने शोरूम्स यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। ये कितना बड़ा ग्लिच है हमारे सिस्टम में, जहाँ पर आपको वही सिस्टम चाहिए जो आपको चाहिए, उसके लिए आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। बिल्कुल ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। आई थिंक अब थोड़ा सा एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो बिल्ड करने की ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट कर रही होगी। अभी जैसे गूगल ने प्रीवियसली पाकिस्तान में दे आर प्लानिंग टू लॉन्च, और जिस तरह उन्होंने क्रोम बुक्स को पाकिस्तान में लॉन्च किया, आई थिंक हमें इस तरह की जितनी भी ग्लोबल ओईएम्स हैं, जितने बड़े टेक जायंट हैं, उनको पाकिस्तान में जी बिल्कुल इनवाइट करने की ज़रूरत है कि वो अपने ऑफिसेज यहाँ पे खोलें, यहाँ पे जॉब्स क्रिएट हों। और जिस तरह का अब एज आई सेड के टेक्नोलॉजी एरा अब जो है स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें आई एम श्योर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कमल मंसूर साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। यस, हमें इस पे अपने लॉज को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। द क्वेश्चन इज़ कि जैसे कि कमल मंसूर साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत लेट एंट्री करता है। जब लेट एंट्री कर चुका है, और उन्होंने इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज की बात की है, इतनी बड़ी हमारी कम्युनिटी है फ्रीलांस, और हम ये दावा करते हैं कि हम इस पे बहुत काम कर चुके हैं, बट व्हेन वी गेट बीटन बाय बांग्लादेश आईटी सेक्टर इंपोर्ट्स, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। और मैं इतनी लाइवली और इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक इसलिए फील हो रही हूँ क्योंकि जब कभी बीइंग अ वुमन आप दूसरी खातन की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे होते हैं, उनकी इंक्लूजन की बात कर रहे होते हैं, तो आपको फ़ख्र महसूस हो रहा होता है अपने पाकिस्तानी होने पर भी कि हम भी उस राह पर चल पड़े हैं जहाँ हमें शायद बहुत पहले होना चाहिए था, पर देर सही, बट वी आर देयर एंड इट्स अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर अस व्हेनेवर वी डू शेयर न्यूज़ लाइक दिस कि इलेक्ट्रिक के रोशनीबाजी प्रोग्राम ने तवानाई के शोबे में एक और अहम संग मील अबूर किया है। पाकिस्तान के पहले सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन प्रोग्राम के जरिए ना सिर्फ खातन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है, बल्कि लाखों शहरियों तक बिजली की महफूज इस्तेमाल के हवाले से और क्या हिफाजती इकदाम होने चाहिए, इस पर भी उन्हें आगाही दी जा रही है। अब तक 265 रोशनी बाजियाँ घर घर जाकर 10 लाख से ज़ायद सार्फिन को आगाही दे चुकी हैं। दो हमारे साथ आज मौजूद हैं। इससे पहले कि हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएं, आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कराची के गुंजानाबाद, पसमानदा और मुतवस्सित इलाकों में कुछ ख़वातीन रोज़ाना घर घर दस्तक देती हैं, मगर इनका मकसद कुछ फ़रोख्त करना नहीं बल्कि कीमती जानों को महफूज बनाना है। ये हैं रोशनी बाजियाँ जो बिजली के महफूज इस्तेमाल, घरेलू वायरिंग, करंट से बचाव और तवानाई की बचत के हवाले से शहरियों में आगाही पैदा कर रही हैं। वैसे तो आप लोगों को मालूम ही है कि गीले हाथों से स्विच बोर्ड को हाथ नहीं लगाना चाहिए, नंगे पाँव वॉशिंग मशीन में हाथ नहीं लगाना चाहिए, स्विच बोर्ड को की प्लग को हमेशा
हम तकरीबन रोज़ाना 30 से 40 घर जाते हैं डोर टू डोर, उनको ये बताने के लिए कि बिजली के करंट से कैसे बचाव होता है। अमूमन ख़वातीन और बच्चों को इतना सेंस नहीं होता, छोटे छोटे तार छिल रहे होते हैं, करंट लग जाता है, गीले हाथों से स्विच बोर्ड को हाथ लगा लेते हैं। अमूमन मानसून अभी स्टार्ट होने वाला है, बारिशों का सीज़न, तो इसमें हादसे बहुत होते हैं। गुज़िश्ता 6 साल से के इलेक्ट्रिक के मंसूबे रोशनीबाजी से मुंसलिक शुमाइला कहती हैं कि न सिर्फ हम खातून खाना को बिजली की बचत और उसके महफूज इस्तेमाल के हवाले से आगाह करते हैं, बल्कि मौके पर मौजूद अगर कोई बिजली की छोटी मोटी खराबी नजर आए तो उसकी मरम्मत भी अपने हाथों से अंजाम देते हैं, क्योंकि रोशनीबाजियां सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन भी हैं। कहीं से भी इसमें करंट नहीं आ रहा, आप देख सकती हैं। इस्त्री नहीं चल रही थी अभी एक लेडीज़ की, जब हम रिसेंटली गए थे किसी के घर पे तो बहुत परेशान थी, तो फिर मैंने वायर खोला और प्लग लगाया उसका, माशाल्लाह से वो चल गई। शहर के वो गुंजान इलाके जहां मर्दों के लिए घर घर जाकर ख़वातीन से राबता करना आसान नहीं था, वहां आज ख़वातीन ही ख़वातीन तक मौसर अंदाज में हिफाजती पैगाम और आगाही फराहम कर रही हैं। साल 2021 में शुरू होने वाले के इलेक्ट्रिक के रोशनीबाजी प्रोग्राम के तहत अब तक 265 ख़वातीन इस मुहिम का हिस्सा बन चुकी हैं, जो हज़ारों घरों तक पहुंचकर महफूज बिजली के इस्तेमाल और तवानाई के जिम्मेदाराना इस्तेमाल का शऊर उजागर कर रही हैं। रोशनीबाजियाँ सिर्फ मालूमात नहीं बांट रही, बल्कि महफूज, बाइख्तियार और जिम्मेदार माशरे की बुनियाद मजबूत भी कर रही हैं। एक दस्तक जो हर घर में रोशनी के साथ तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम भी लेकर आती है। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। इस प्रोग्राम की सबसे बेहतर चीज़ मुझे ये लगी कि घरों में पेनिट्रेशन और उनसे बात करना जो घर चला रही हैं बेसिकली। तो चलते हैं, हमारे साथ रोशनीबाजी यहाँ मौजूद हैं शुमाइला काशिफ और दीनू शरफ। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम दीनू। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो मैं शुरुआत करूँगा शुमाइला आपसे। शुमाइला, कब से आप ये कर रही हैं और इस प्रोग्राम का मकसद कुछ हमने रिपोर्ट में बताया, कुछ आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारा मकसद लोगों को आगाही देना सेफ्टी के ऊपर, सेफ्टी के हवाले से जो बिजली से बचाव के तरीके बताए जाते हैं। बहुत से लोगों को तो पता है ये सब, लेकिन हम रिमाइंड कराने जाते हैं उनको कि करंट से किस तरह से बचाव हासिल कर सकते हैं आप लोग। छोटे छोटे बच्चों के घर होते हैं, खुले मुंह की वायर होती है और गीले हाथों से स्विच बोर्ड को हाथ लगा देते हैं। आपको पता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, किसी को पता नहीं है उस वक्त कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम उन्हें आगाही देने के लिए सेफ्टी बेस पर जाते हैं के इलेक्ट्रिक की तरफ से। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ सकूं, हम कराची में कई ऐसे वाक़यात देखते हैं कि कहीं बिल्डिंग में आग लग जाती है, वो कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अगर कहीं किसी घर में शॉर्ट सर्किट हो तो उसको उसी वक्त हम कैसे ठीक कर सकते हैं या कैसे बड़े हादसे से बच सकते हैं? हाँ, हम लोग अक्सर जाते हैं कहीं, वो अचानक से कहीं धमाका हो, शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि फ़लानी जगह पे बोर्ड में आग लग गई। हाँ। तो हम उन्हें कहते हैं आप कुछ मत कीजिएगा, आप चीज़ें ढूंढने से बेहतर है कि मेन स्विच को बंद कर दें। मेन स्विच को बंद कर देंगे तो बहुत सारा मसला हल हो जाएगा, करंट लगने से बचाव हो जाता है। दूसरा, अगर लकड़ी आपके बराबर में है, वाइपर अक्सर लोगों के पड़े हुए होते हैं फैन में, तो वाइपर अगर किसी को लग गया है तो वाइपर से हटाइए उसको, खुद से डायरेक्टली हाथ ना लगाएं। लोगों के उस वक्त दिमाग काम नहीं करते हैं कि वो पकड़ने की कोशिश करते हैं एक दूसरों को, ऐसा होता है ना। तो फिर हम लोग उन्हें ये कहते हैं कि मेन स्विच बंद कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। ज़ेर शर्फ, मुझे ये बताइएगा कि बिजली आप उन इलाकों में ज़्यादा जाते हैं जहाँ पर वो ख़वातीन मौजूद हैं जिनका खुद का बाहर से एक्सेस नहीं है, वो घरों से बाहर नहीं जाती, उनके पास पढ़ी लिखी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती। क्या रिस्पांस मिलता है जब लोगों के घरों में जाते हैं और उनसे बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि भाई हम आपको आगाही देने के लिए आए हैं? और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? देखिए, किसी भी काम के लिए चैलेंजेस तो होते हैं, मुश्किलात तो हर काम में है, लेकिन इस काम में ये कि चूँकि हमें ट्रेनिंग्स दी गई हैं और हमें कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई गई हैं, हमें तहम्मुल, सब्र तहम्मुल, पेशेंस के साथ काम करना। हम ख़वातीन से बात करते हैं और बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ हम काम कर रहे थे कि जहाँ ख़वातीन तक रसाई ख़वातीन की नहीं है और जेंट्स ये कह देते हैं कि हमारी ख़वातीन बाहर ही नहीं निकलती हैं, आप अंदर तशरीफ़ ले जाइए। और हम अंदर जाते हैं तो बहुत खुश होती हैं कि हमें तो ये पता ही नहीं था, हमारे नॉलेज में तो ये बात थी नहीं कि हम ऐसा करके भी इस तरह सेफ हो सकते हैं, अपने बच्चों को सेफ, यानी कि उनको इवन ये तक नहीं पता है किचन में रेशमी कपड़े पहन के काम नहीं करना चाहिए। छोटी सी बात है मैम, हमें उनको बताना बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस मिलता है हमें, क्योंकि पहले तो उनको लगता है कि हैरत होती है उनको कि ऐसा भी हो सकता है, ख़वातीन ऐसे ही बता सकती हैं। अच्छा, कि इलेक्ट्रिक वालों में रोशनीबाजी क्या प्रोग्राम है,
और जब उनको पता चलता है तो बहुत अच्छा, हमें चाय खाना सबका पूछते भी हैं, बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, लोगों की बहुत मोहब्बतें भी होती है खातीन आपके बिल्कुल साथ। जैसे बिल्कुल। आप इसके पहले तो मुझे अपनी स्टोरी बताएं कि कैसे आप रोशनी बाजी कैसे बनी? ऐसे बनी कि पहले मैं जॉब करती थी शादी से पहले शिपिंग में, फिर शादी हो गई तो बस हाउस वाइफ बन गए, लेकिन जॉब करने का तो हाँ, और ऐसी जॉब के कम टाइम की और हम थोड़ा सा अपने बाहर निकलेंगे ना सेट रहेंगे। फिर मेरे हस्बैंड थोड़े से हार्ट पेशेंट थे, नीड भी थी और शॉर्ट टाइम की जॉब भी चाहिए थी, तो मैम हमारे घर आई थी रोशनी बाजी बनकर, तो मैम को देख कर तो बस हमने कहा कि हमें भी बनना है क्योंकि इनका जो अंदाज़ था समझाने का, वो कुछ मेरे प्रॉब्लम्स भी हल हुए। मैं डरती थी बिजली की किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हुए, इन्होंने बहुत चीज़ें मुझे समझाई कि इस तरीके से मैनेज बिल भी कर सकती हूँ। फिर हमने इनको कहा, फिर फेसबुक के थ्रू हमारे पास एक पता चला कि रोशनी बाजी के लिए अप्लाई करना है, हमने वेबसाइट पे अप्लाई किया, शॉर्ट लिस्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने काम किया और बहुत अच्छा लगा हमें इनके साथ काम करके। और जो लोग हमें कह रहे थे ना कि कहाँ जा रही हो यार, फील्ड वर्क है, तुमने ऑफिस वर्क किया है, नहीं कर पाओगी, एसी में बैठ के काम करना और है, फील्ड वर्क और है, हमें तो बड़ा मज़ा आया। और अब हम वो लोग हमसे कहते हैं कब आ रहा है रोशनी बाजी, हमें भी करवा दीजिए। अच्छा। मुझे शुमाइला, जैसे अभी जीनो भी कह रही थी, आप लोगों ने इसमें स्किल सीखे, एक तो हमें पता है आप लोग सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन भी हैं, और इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों ने क्या क्या स्किल सीखे? एक तो सबसे बड़ी बात कि हमें कॉन्फिडेंस दिया, स्किल पावर बढ़ाया हमारे, जितने स्किल पावर हमारे में बिल्कुल नहीं थे। घरेलू हिसाब से बात करते थे, अब इतना कॉन्फिडेंस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि घर में कोई बात होती है तो मशवरा लिया जाता है कि इतना कॉन्फिडेंस दे दिया। बिजली की कोई बात होगी तो मशवरा नहीं, वो तो फिर आपकी बात मोर बिजली की ना होता बोलेंगे कि जनाब आप बताएं हम क्या करें। हाँ बिल्कुल। और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है कि किस तरह खुद को पहले हम सेफ रखेंगे तो दूसरों को सेफ करने की हिदायत देंगे ना, जब हम ही सेफ नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे? सेल्फ डिफेंस का क्या मतलब है? मतलब क्या खतरात हैं जिसकी वजह से सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है? हमारे यहाँ के ऐसा होता है, हालात ऐसे हैं कि बाइक ट्रेनिंग हमको जो दी है, अब आपको पता है यहाँ पर चोरी चकारी कितनी होती है, तो हम अपने आप का बचाव कैसे कर सकते हैं? किस तरह से हमें एक स्प्रे बोला गया कि वो रखो कि आँखों में डालो, अगर मौका मिले तो अपने ओसान खता नहीं करने और बिल्कुल घबराना नहीं है सबसे बड़ी बात। ये एक सेल्फ डिफेंस होती है, अपने आप को बचाना। जब हम अपने आप को बचाएंगे तो दूसरों को तरबियत देंगे ना बचाने की कि आप, तो हमें ये ट्रेनिंग अलग दी, सर्टिफिकेट। और आपने बताया आप बाइक भी चला लेते हो? बाइक भी चलाते हैं, बाइक की ट्रेनिंग भी दी अल्हम्दुलिल्लाह, और लर्निंग लाइसेंस भी मिला है हमें। और सीपीआर भी करना आता है? हाँ, सीपीआर भी सिखाई, उसकी ट्रेनिंग भी हुई है हमारे पास। और सीपीआर की उसका कोई अभी तक कोई मुजाहरा किया आप लोग? कैसे क्या किया? मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी, हार्ट पेशेंट थे वो, ये इसी मतलब काम करते हुए उनकी तबीयत ख़राब हुई तो मैं हॉस्पिटल लेके जा रही थी, तो मुझे याद आया कि ट्रेनिंग दी है मुझे तो मैं इसको अप्लाई करूं। पहले भी मैंने 2000 स्कूल लाइफ में भी सीखी थी, लेकिन वो इस दफ़ा जो सीखी वो, उनको स्कूल लाइफ में तो मजाक कर रहे होते हैं, फ़न कर रहे होते हैं, अभी हमने सीखा उसको अप्लाई किया और मैंने इतना सेव कर लिया कि हॉस्पिटल तक पहुँच गई लेकर उनको, तो उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन डेथ हो गई उनकी। लेकिन ये कि उस वक्त तो मैंने उनको बचा लिया था। सही। तो वो आपके तो बेसिकली जो इमीडिएट बेसिक रेस्क्यू होता है वो आपको मिलता है, उसकी ट्रेनिंग मिलती है, अपने आप का डिफेंस कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग मिलती है। अब मुझे तो ये भी पता चला है कि आप लोग इलेक्ट्रिकली इतने ज़्यादा इक्विप्ड हो गए हो, इतने ज़्यादा स्किल्ड हो गए हो कि आप लोग छोटे मोटे मसले तो खुद ही हल कर लेते हो अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, हम अपने घर के मसले जो हैं, पानी की मोटर का बोर्ड ख़राब हो जाता है तो हम उसको फेस कहाँ लगाना है, न्यूट्रल कहाँ लगाना है, अर्थ का तार कहाँ से जाएगा, ये सब हम लोगों को पता होता है। हमें सिखाया गया है बाकायदा कि इलेक्ट्रिक वालों ने एक कोर्स दे के सर्टिफाई किया है हमें। अल्लाह का शुक्र है मोहल्ले में भी पता है लोगों को। अभी एक हमारे यहाँ दादी हैं, उनके घर की ना लाइट चली गई थी, वो मेरे पास आई, कह रही हैं आपकी लाइट आ रही है, हमारे घर की नहीं आ रही ना। मैंने कहा क्यों? कह रहे पता नहीं क्या हुआ है, कुछ भी नहीं चल रहा। जब मैं उनके घर पे गई तो मैंने देखा वाकई कुछ भी नहीं चल रहा था। मैंने एक कटआउट निकाला, उसका ब्रिक हुआ था, बीच में एक वायर होती है ना बारीक सी, ब्रिक हुई हुई थी, तो उसका मैंने एक वायर, हमें एक टूल बॉक्स भी मिला हुआ है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से ही जब हमने ये सीखा था तो हमें टूल बॉक्स दिया है, उसमें एक वायर था, उसमें से वायर निकाला, मैंने वो कटआउट में लगाया, उनके घर की ही लाइट आ गई। उन्होंने पूरे मोहल्ले में शोर कर दिया इसको लाइट बनाना आती है। असल में रोशनीबाजी। हाँ, असल में रोशनीबाजी तो ये रोशनी ले आती है। शुमाइला और ज़ैनू, आप ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी तब्दील आप लोगों ने की है, बल्कि आप दूसरों को मोटिवेट भी कर रही हैं, एंड थ्रू दिस प्रोग्राम रोशनीबाजी
दिस इज़ अ वेरी इंक्लूसिव प्रोग्राम, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, लेकिन सबसे अहम बात कि जिस तरीके से आप लोगों की पर्सनल ग्रोथ हुई है, दैट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी। बहुत शुक्रिया आप दोनों के तशरीफ़ लाने का, और उम्मीद करते हैं कि आपने इनको देख के हिम्मत पकड़ी, और भी देखें आप दोनों को, और अब बहुत मजीद सारी हिम्मत ख्वातीन की पकड़े। जिंदगी में रोशनी बाजी बनकर चमके इंशाल्लाह। थैंक बहुत यू शुक्रिया सो बहुत Thank you so much. शुक्रिया। वेलकम बैक। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स आप कुछ सहूलियात दें ना दें, हमारे हर फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में ऐसे लोग हैं जो बेहतरीन कर जाते हैं, इतना कि वो गोल्ड भी ले आते हैं। तो भूटान में हुई 16वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप, और पाकिस्तान के सैयद बिलाल आगा ने एक बार फिर कौमी परचम सरबुलंद किया। मैंने इससे एक बार फिर तो 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, पशीन से, और ज़बरदस्त जो है वो इन्होंने परफॉर्मेंस दिया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। एब्सोल्युटली। एंड वाइल हम बिलाल को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, बिलाल के गोल्ड मेडल्स की छनक आपको सुनाई दे रही होगी, जो कि एक प्राइड है ऑब्वियसली, और जब ये प्राइड स्क्रीन पर होता है तो हमारा सीना फ़ख्र से और चौड़ा हो जाता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। सो विदाउट फर्दर डिले बिलाल को आपके साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं और उनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। लेटेस्ट गोल्ड कौन सा है? लेटेस्ट ये 16 साउथ एशियन चैंपियनशिप, ये वाला है, ये आप दिखाएं जनाब, इसको जरा ये वो ऐसे ही ज़ूम करके दिखाएं। एंड ये लेटेस्ट है जो भी जीत के रहे हैं, फर्स्ट प्लेस। और ये मिस्टर एशिया में, जिसमें से 14 कंट्रीज थी, इसमें गोल्ड। और ये पाकिस्तान का तारीख का पहला गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 कंट्रीज को हरा कर, जिसमें से 4 इंडियंस थे। ये पाकिस्तान का ये एजाज़ मुझे जाता है। और ये अगेन 2023 में साउथ एशिया का पहला मेरा मेडल, 4 इंटरनेशनल मेडल्स है, जो मैं अपने पाकिस्तान को डेडिकेट करता हूँ, स्पेशली उन शहादा को डेडिकेट करता हूँ, स्पेशली हमारे बलूचिस्तान के हालात जो कि ठीक नहीं है, सो मैं उनको डेडिकेट करता हूँ। एब्सोल्युटली। हम सब चाहते हैं कि हमारी सारी की सारी जितनी भी विक्ट्रीज हैं उन शहादा के लिए जाएं जो अपनी जानें हमारे मुल्क के लिए कुर्बान करते हैं। मुझे ज़रा साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में आपकी पार्टिसिपेशन के हवाले से बताइएगा। मेन फिजिक कैटेगरी में आपने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितने और पार्टिसिपेंट्स आपके साथ मौजूद थे? बेसिकली बॉडी बिल्डिंग की होती है 3 कैटेगरीज। नंबर 1 होती है ओपन बॉडी बिल्डिंग, जो बहुत ह्यूज होते हैं, जो एक छोटा सा कॉस्ट्यूम पहनते हैं। उसके बाद आती है क्लासिक फिजिक, जो हाफ कॉस्ट्यूम होती है और वो थोड़ी सी एस्थेटिक लुक्स देती है। थर्ड पे आता है मेंस फिजिक, जो शॉर्ट्स होते हैं नीज तक, उसमें होती है आप प्रॉपर एक मॉडल लुक होनी चाहिए, आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। डजंट मैटर इफ़ योर हाइट्स नॉट गुड, सो कोई बात नहीं, लेकिन आपके लुक एस्थेटिक्स होनी चाहिए, वेस्ट कम और ऊपर से बहुत ब्रॉड होनी चाहिए, और लाइक वी टेपर होने चाहिए आप। और उसके बाद आपके साथ आपके फेस लुक, आपके बाल, आपके ईच एंड एवरीथिंग सो परफेक्ट होनी चाहिए। फिर इसमें पोजिंग बड़ा मैटर करते हैं, और आपको इंतहाई ज़्यादा मस्कुलर होना चाहिए। जितने आप मस्कुलर और श्रेडेड होंगे उतनी आपकी जो है पॉइंट्स ज़्यादा होती है। 2 आपने मस्कुलर होने के साथ साथ श्रेडेड। अब मैं आता हूँ ज़रा डिसिप्लिन पे। बिल्कुल, लोगों को ये मेडल नज़र आता है, लोगों को आपकी पोजिंग नज़र आती है और वो विक्ट्री नज़र आती है जब आप स्टैंड पे खड़े होते हैं ना, लेकिन उसके पीछे का डिसिप्लिन जो है लोगों को नज़र नहीं आता। फ़र्ज़ करें आज से कोई डिसाइड करता है कि चले जी मैं भी बिलाल भाई को देख के ना आज से, वो क्या डिसिप्लिन है आपका बिलाल, अगर आप हमसे शेयर कर सकें? चाहे वो डाइट हो, चाहे कि स्लीप हो, कोई भी चीज़ हो। लोग सिर्फ ये समझते हैं प्रोटीन खाई जाओ, क्रिएटिन खाई जाओ और जिम बनाई जाओ जाके, और मैं तो सबसे पहले सिर्फ ये बोलूँगा यंगस्टर्स को कि लोग स्पेशली आजकल शॉर्टकट की तरफ बहुत जा रहे हैं। शॉर्टकट ठीक नहीं होता। इट्स बीन 10 years डूइंग दिस। सो 2021 के बाद मैंने जो है रोटी, सालन, मिठाई चीज़ें नहीं खाई है, ना मैं घर वालों के साथ दस्तरखान पे बैठता हूँ कि मेरे किसी चीज़। इट्स बीन 5 years जब मैंने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग शुरू किया। मैं सिर्फ बॉयल फूड खाता हूँ, लाइक चिकन, एग्स, सैलड और बॉयल्ड राइस, ये चीज़ें खाता हूँ। और अगर लोग ये कहते हैं कि किन कुर्बानियों से आप गुजरते हो, ये डाइट, ये चीज़ें, इन कुर्बानियों की तो मैं कुछ कुर्बानी समझता है नहीं। स्पेशली बीइंग इन बलूचिस्तान, अब मैं एक ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत कम है, जहाँ पे हालात ठीक नहीं चल रहे। अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाए। स्पेशली जब मेरा वालिद मेरा ट्रू सपोर्टर था, मेरा मेंटोर, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ था। अनफॉर्चुनेटली 3 महीने पहले उसका इंतकाल कर गया। मैं अपने हाथों से उसमें कब्र में उतार कर आया हूँ, और उसके बाद 6ठे दिन में मैंने ये तैयारी स्टार्ट की और मैंने मुल्क के लिए मेडल लेकर आया। सो आई डेडिकेट दिस मेडल टू हिम। सो मैं ये समझता हूँ कि डाइट, ये चीज़ें तो कुर्बानी, इंसान अंदर क्या सेक्रीफाइसेस देता है वो सिर्फ वो बंदा जानता है जो वो करके आता है। सो इस मेडल की अर्जी तो इट्स अ गोल्ड मेडल, ये मैं दिखाऊंगा कि मैंने मुल्क के लिए गोल्ड जीता है।
बट ये मुझे पता है कि मेरे लिए कितना प्राइड मोमेंट था जब सारे, मैंने वादा किया स्टेज से पहले, मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था कि टुडे आई एम गोइंग टू मेक माई कंट्री प्राउड बिफोर द स्टेज। इंशाल्लाह मैं इन सबको खड़ा करूँगा, अपने मुल्क के एंथम बजाऊंगा पीछे और मेरा कंधे पे फ्लैग होगा। और ये कॉन्फिडेंस इसलिए था कि पीछे इसमें 3 महीने जो मैंने मेहनत किया था सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के, मैं बाबा आपका आंखें झुकने नहीं दूंगा, आपके खातिर में लड़ूंगा और मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि मैं किस बाप का बेटा और किस इलाके से और किस मुल्क से बिलोंग करता हूँ। आपके बाबा मेरे ख्याल में मुझे यकीन है कि आपको आज बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा होगा जब आप यहाँ पर हमें उनके बारे में बता रहे हैं। फैसल, इफ़ यू अलाउ मी, आई वांट, मैं आपके हाथ देख रही हूँ, यहाँ से आपकी पाम की शेप डिफरेंट है देन ये हमारे हाथ। अगर हम इसको ज़रा जूम इन, इज़ इट बिकॉज ऑफ द वेट? अगर हम ये देख सकें ये क्यों हो जाता है? ये आपकी फोर आर्म तो ऑब्वियसली इट्स वेरी स्ट्रांग, वो हम देख सकते हैं। और अगर आप अपने हाथों की ये पाम दिखा सके कि वो साइडों से उसकी शेप फर्क है हमारे हाथ से, ऐसे क्यों हो जाती है? ये वेट उठाने से, स्पेशली जब आप इसके ऊपर रॉड रखते हो ना तो वो स्पेंड होता है। और जब मैं किसी से हाथ मिलाता हूँ तो कहते तुम्हारे हाथ पत्थर जैसे। मैंने कहा मेहनत ख्वारी हमारा काम ही जो है एक किस्म का रोजाना करने जैसे है। आप मुझे अभी बता रहे थे कि 5 साल से आपने रोटी और ये सारी चीज़ें, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि कोई चीट मील का कोई डे आया हो या कोई चीज़? और ये तो आपने बिल्कुल सिंपल डाइट बता दी ना, यानी कि इसमें सारा बॉइल्ड है, नमक मिर्च का कोई अमल दखल नहीं है, नथिंग? नहीं, मिर्च वगैरह हम यूज़ करते हैं लेकिन बहुत कम मिकदार में। चाट मसाला वगैरह हम यूज़ करते हैं लेकिन जब लास्ट डेज आ जाती है तब हम उसको कम कर लेते हैं। लेकिन लोग ये समझते हैं कि नमक जो वाटर एक्सटेंशन करता है उसको बिल्कुल ऑफ कर देते हैं। दैट्स टोटली स्टूपिड। नमक नहीं बंद करनी चाहिए। लोग पानी कम कर देते हैं, दैट्स अगेन टोटली स्टूपिड थिंग। इसको नहीं करना चाहिए। मैं तकरीबन जब स्टेज से 10 दिन बचते हम तकरीबन 10-10 लीटर पानी पीते। इसका एक स्मार्ट तरीका होता है कम करने का। 10 लीटर पीते, जब आखिरी 2 दिन आते हैं हम एकदम 1 लीटर पर आ जाते। बॉडी को ये मैसेज आता है कि पीछे से 10 लीटर तो रोज़ का आ रहा होता है, आज फिर आएगा। वो जो जिस्म से अपना सारा पानी उठा देता है, वो फ्लैश कर रहा होता है। आज जब 1 दिन बचता है तकरीबन ऑलमोस्ट 500 ml पे आ जाता है, लेकिन वो सारा पानी जो होता है फ्लैश आउट हो जाए। लेकिन लोग पता है क्या करते कि कुछ मेडिसिन ले लेते, सोडियम की गोलियां रख लेते हैं, सोडियम डायरेटिक्स ले लेते कि फ्लैश आउट कर लेते पानी को, गुर्दे जो है ड्राई हो जाते। सो इट कॉज, मतलब जब आपकी ज़ाहिर बात है गुर्दे वगैरह एग्जैक्टली किडनी फेलियर पे लोग चले जाते हैं। सो अगर आपकी सेहत है तो आपकी बॉडी बिल्डिंग है। ऑफ कोर्स जब बॉडी बिल्डिंग ऐसा शोबा है जो आपकी सेहत को एक अपीयरेंस को अच्छा दिखाती है। सो आई वुड लाइक टू से कि मैं हमेशा बोलूँगा कि यंगस्टर्स को कि इतना शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार करो। स्पेशली आजकल ChatGPT का दौर है। एक चीज़ रिसर्च के बिहाफ पे करे, किसी के बताने पे लकीर के फ़कीर ना बने। हमेशा रिसर्च बेसिस पे चीज़ किया करे। और हमेशा मैं अगर आज इधर तक पहुँचा हूँ, मैंने इसके ऊपर बड़ा लिख पढ़ किया है। मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे मैं बोलता हूँ आई एम द ओनली वन। राइट बिलाल, अब मुझे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके सारे और ऐसे लड़के जो कि मेन फिजिक की कैटेगरी में आकर कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, कितना आपका फाइनेंशियल नीडेड होता है आपके लिए फाइनेंसेस, 1 महीने में अपनी डाइट के ऊपर, अपनी टेक केयर के ऊपर, जिम के ऊपर, और फिर जब आप किसी इवेंट में जाते हो ताकि पता चल सके कि गवर्नमेंट से कितना स्पॉन्सर हेल्प आपको दरकार होता है इसके लिए? मैंने आज तक, हमारे तो शुक्र है ये कि मेरे थोड़े से सोशल मीडिया थोड़ी सी अच्छी है, तो उसकी वजह से मैं थैंक्स बोलूँगा इनवर्स सोलर एनर्जी को। वो हमारे टिकट जो स्पॉन्सर कर देती है। अभी इस दफ़ा का सिर्फ हमारा टिकट जो था वो ऑलमोस्ट 3 लाख का 4 लाख का तो सिर्फ टिकट आ रहा था। होटल एकोमोडेशन जो तकरीबन $1100-1200, तो 7 से 8 लाख तो सिर्फ आपके आने जाने में लग जाते हैं। पीछे जब आप 2 महीने तैयारी करते हो, चिकन, एग्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, क्रिएटिन, उसके बाद फिश ऑयल, मतलब डिफरेंट सप्लीमेंट्स होती है, स्किन को मेंटेन करना, बालों को मेंटेन करना। ज़ाहिर बात है जब आप इतने प्रोटीन डाइट पे होते हैं, आपके फ्रूट्स वगैरह कम होती है, आपका स्किन भी डल होने लगता है। सो उसके लिए कोलोजन, डिफरेंट सप्लीमेंट, मतलब आपको अगर खुद को अच्छा दिखाना है सो देन यू हैव टू, वो कहते हैं ना जितना गुड़ उतना मिठास, तो वही बात, अगर खुद को अच्छा दिखाना है। हालांकि आप गुड़ नहीं लेते होंगे, अल्लाह के गुड़ नहीं लेते। सो ये कि ऑलमोस्ट एक कंपटीशन पे, इंटरनेशनल कंपटीशन पे रफली एस्टिमेट 16 से 17 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। ओके, और उसमें बॉस मुझे ये बताएं, ये आप शॉर्टकट की बार बार बात कर रहे हैं ना, स्टीरॉइड्स बिल्कुल सबसे बड़ा शॉर्टकट, सबसे बड़ा शॉर्टकट मैंने और पाकिस्तान में फीमेल्स इसमें इतना आगे नहीं है, बट जो इस सर्किट को फॉलो करते हैं उनको पता है। आई नो फीमेल्स कि जिनकी आवाज़ तब्दील कर दी उनके ट्रेनर्स ने, उनके फेशियल्स हेयर आना शुरू हो गए और वो परेशान हो गई। स्टीरॉइड्स पे थोड़ा सा प्लीज़ ज़रा नौजवानों को गाइड करते जाए। मेरे फ्रेंड्स हमेशा मुझसे मैसेज करते हैं, वो मुझसे पूछते रहते हैं
कि बिलाल आप क्या यूज़ करते हो, बिलाल आप क्या करते हो। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ ना कभी मैं ख़ुद इस चीज़ की प्रेफर करूँगा और ना कभी जहर लेने को किसी को करूँगा। स्टीरॉयड साफ बात है ज़हर है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वन डे वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स देगा ही। सो आजकल लेटेस्ट चीज़ें आ गई लाइक पेप्टाइड्स, ये चीज़ें जो है वो जो है ग्रूम कर रही है, बट दे आर सो एक्सपेंसिव, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड देम। वो चीज़ें जो एक्टर्स वगैरह अफोर्ड कर रहे थे तो वो एक सेफ चीज़ें, बट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, वो एक नई टेक्नोलॉजी है। बट स्टीरॉयड्स जो है दैट्स नॉट गुड थिंग। लेकिन 10 सेकंड्स में बिफोर के हम आपसे इजाज़त लें, क्या आप अपनी अच्छी डाइट से आप जैसे मसल्स हम हासिल कर सकते हैं? एक नॉर्मल मसल हासिल कर सकते, बट एक्स्ट्रा अब तकरीबन लास्ट 2 ईयर से मैं सेम 92-91 kg पे हूँ, मैं बिल्कुल 1 kg भी नहीं बढ़ रहा, बट आई एम ट्राइंग सो हार्ड, डाइट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, कैलोरीज बढ़ा रहा हूँ, बट आई एम नॉट ग्रोइंग। सो दिस इज़ द पॉइंट कि जब मैं उस पर पुश करता हूँ सो आई एम श्योर कि मैं 110 भी अचीव कर सकते, 120 भी अचीव कर सकते। पिछले 2 साल से मतलब लाइक माई आर्म्स आर लाइक 17.5 और वो बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, उससे पहले बढ़ रहे थे। सो अब मैं भी बोलूँ कि यार 2 साल से कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, कोई शॉर्टकट ले लेते, स्टीरॉयड ये चीज़ें पे मूव कर लेते, बट दैट्स टोटली बंदे की सादगी देखे 7.5 इनका शोल्डर है और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि और ये 7.5 होगा तकरीबन जो भी है। थैंक यू सो मच बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। और आखिर में अगर आप 17.5 का एक फ्लेक्स कर जाएं हमारे लिए, 1 2 3, ये बात जनाब, ये थे सैयद बिलाल हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान का नाम ऊंचा करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान का नाम ऊंचा करने की बात हो और ऐसे में आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। कारगिल का महाज, जुर्रत, इस्तकामत और वतन से वफादारी की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले हवलदार लालक जान शहीद का आज 27वां यौम शहादत अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद दुश्मन के सामने डटे रहने वाले इस अजीम सपूत ने मादर वतन के दिफा में जान का नजराना पेश किया और हमेशा के लिए कौमी तारीख में अमर हो गए। हवलदार लालक जान शहीद को निशान हैदर से नवाजा गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, मुसल्लह अफ़वाज और पूरी कौम ने हवलदार लालक जान शहीद समेत तमाम शोहदाए पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश किया है और इस अज़्म का यादा किया है कि वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेर नहीं किया जाएगा। बस इसी थॉट के साथ कि खुदा हम सबको ये फजीलत दे सके कि हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आपसे कल। बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।